नीति और नियत के चलते आज नौजवान का भविष्य सबसे ज़्यादा अंधकार में है। अक्सर धांधली की खबर सुनने को मिलती है और धांधली के चलते जो नौजवान 5 साल 10 साल तैयारी करता है, जब ओवर एज हो जाता है, जिसको नौकरी नहीं मिलती है, जिसका पूरा का पूरा भविष्य जो है वो चौपट हो जाता है, वो नौजवानों के बीच में ही आपको आत्महत्या की खबर सुनने को मिलेगी। बार बार सरकार कहती है कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना लेंगे। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि देश के साधारण लोग गरीब हो रहे हैं और 1-2 लोग जो हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोग बनते जा रहे हैं। आज की जो सरकार है वो इस देश में अपने दोस्त के लिए फ्रेंड सेक्टर बना रही है। वेलफेयरिज्म जो है एक एक करके जो वेलफेयर स्कीम थी, जो कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, जन कल्याण करना, जो राज्य की जिम्मेवारी थी, कहीं ना कहीं राज्य उससे भागने लगी। चाहे शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, रोजगार की बात हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं थी। ऐसे माहौल में जो हम लोग सब्जेक्ट से सिटीजन हुए, हमको कहीं ना कहीं नंबर में रिड्यूस किया जाने लगा। जब हम सिटीजन को नंबर में रिड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिस खो जाता है। अगर हम भारत के 140 करोड़ लोगों को देखें और इनको हम देखें कि जेंडर के आधार पे, एज के आधार पे, पेशे के आधार पे, प्रोफेशन के आधार पे 5 महत्वपूर्ण तबके हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था के, समाज के और राजनीति के रीढ़ हैं। वो तबका है नौजवानों का, वो तबका है किसानों का, वो तबका है मजदूरों का, वो तबका है महिलाओं का, और वो तबका है इस देश के शोषित पीड़ित लोग, चाहे वो सामाजिक रूप से शोषित हों, आर्थिक रूप से शोषित हों या राजनीतिक रूप से शोषित हों। तो इन तमाम तबकों को एकजुट करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 तरह के न्याय की बात कर रही है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ का हर सबसे नौजवान आबादी भारत की है। जो नीतियाँ रही हैं, आप यूँ कह लीजिए कि सरकार की नीति और नियत के चलते आज नौजवान का भविष्य सबसे ज़्यादा अंधकार में है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार आएगी तो आप कैसे जॉब दे देंगे, क्योंकि एआई की बात हो रही है, हम एडवांस टेक्नोलॉजी में चले गए हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो रहा है। ऐसे में आप जॉब देंगे कैसे? जॉब देने के लिए अगर हमारे पास नीति और नियत होगी तो हम जॉब दे सकते हैं। जॉब गिवर तो हम तब बनेंगे ना जब आप इस देश की संपत्ति में इस देश के नौजवानों की हिस्सेदारी तय करेंगे। पहली बात तो ये कि जितने रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को हम भरेंगे, कोई भी जो है खाली पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। अक्सर धांधली की खबर सुनने को मिलती है और धांधली के चलते जो नौजवान 5 साल 10 साल तैयारी करता है, जब ओवर एज हो जाता है, जिसको नौकरी नहीं मिलती है, जिसका पूरा का पूरा भविष्य जो है वो चौपट हो जाता है, वो नौजवानों के बीच में ही आपको आत्महत्या की खबर सुनने को मिलेगी। और अभी पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि किसान और नौजवान बराबर मात्रा में आत्महत्या कर रहे हैं। जो कंट्री का ओवरऑल इकॉनमी है, जो इनकम है, जैसे बार बार सरकार कहती है कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना लेंगे। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि देश के साधारण लोग गरीब हो रहे हैं और 1-2 लोग जो हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोग बनते जा रहे हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो टोटल वेल्थ है नेशन का, जो टोटल इनकम है नेशन का, उसमें से एक हिस्सा जो है यूनिवर्सल इनकम के तौर पे, बेसिक इनकम के तौर पे आपको नौजवानों को देना पड़ेगा। लोगों की अगर परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी ने इस देश में देश के लोगों के लिए पब्लिक सेक्टर बनाई। आज की जो सरकार है वो इस देश में अपने दोस्त के लिए फ्रेंड सेक्टर बना रही है। वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर में कन्वर्ट कर रही है। पब्लिक सेक्टर को आप फ्रेंड सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा। और इकॉनमी को अगर हमको मजबूत करना है तो हमको हमेशा यह बात ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी देश की राजनीति तब मजबूत होती है जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का डेमोक्रेटाइजेशन होता है। तो जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है पॉलिटिकल मजबूती के लिए, उसी तरह से इकोनॉमिक मजबूती के लिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी होता है। इनकम का एक शेयर वो सब तबके को मिलना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि लाखों करोड़ कर्जा आप माफ़ करते हैं अपने जो है दोस्तों का, तो आप किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ कर सकते? मुझे अगर ऐसा अवसर होगा तो मैं चाहूँगा कि महात्मा गांधी इस यात्रा में आएँ। वो इसलिए कि गांधी जी
ने इस देश में लोगों की तरह जीवन जी करके उनके दुख दर्द को समझा और गांधी के काम में जो ऑथेंटिसिटी है उसके उनके कर्म में, उनके जीवन में, वो ऑथेंटिसिटी मैं चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हो, जिससे जनता बहुत आसानी से जुड़ती है और उनको कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम अपना कार्यक्रम लगता है। सो माय फेवरेट पर्सन इज़ गांधी।